आज अपन इस वीडियो के अंदर मुख्य रूप से जुलाई करंट अफेयर्स का जो पार्ट 2 है, जुलाई करंट अफेयर्स का पार्ट 2, इसके बारे में पढ़ेंगे कि जुलाई से संबंधित करंट अफेयर्स कौन सा है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है जैसे कि अभी भारतीय संसद का मानसून सत्र चल रहा है, संसद के सत्र को कौन आहूत करता है, संसद के सत्र को कौन आहूत करता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अपन देखो सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संसद के बारे में। देखो संसद आपको पता है सरकार का एक अंग है और संसद का निर्माण किससे होता है। सबसे पहले बात करते हैं संसद का निर्माण किससे होता है। संसद का निर्माण होता है राष्ट्रपति और जो संसद के 2 सदन है उनसे। राष्ट्रपति और संसद के जो 2 सदन है इनसे संसद का निर्माण होता है। और मैं आपको बता देता हूं संसद के निर्माण से संबंधित या संसद के संगठन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद है, याद रखना, अनुच्छेद है 79। यह आप ध्यान रखोगे कि संसद के गठन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। हाँ, चलो अपन यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि संसद के सदन। तो अपन बात करते हैं संसद के, ध्यान रखना 2 सदन होते हैं। पहला सदन होता है संसद का उच्च सदन और एक सदन होता है संसद का निम्न सदन या संसद का निचला सदन। हाँ, जो उच्च सदन होता है वो क्या होता है, वो होता है राज्यसभा, वो है राज्यसभा। और जो निम्न सदन यानी निचला सदन होता है वो होता है, ध्यान रखना, लोकसभा। अभी अपन प्रश्न पढ़ने से पहले नॉर्मल कुछ बातें पढ़ लेते हैं कि संसद का निर्माण किससे होता है। संसद का निर्माण राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर होता है। और संसद के गठन से संबंधित भारतीय संविधान में अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद है, याद रखना, 79। अब अपन बात करते हैं 2 सदन। तो 2 सदन हो गए, उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन हो गया लोकसभा। आप ध्यान रखना राज्यसभा से संबंधित जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद है वो है 80 और लोकसभा से संबंधित जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद है वो है 81। तो देखो संसद से संबंधित 79 हो गया, राज्यसभा से संबंधित 80 हो गया और लोकसभा से संबंधित 81 हो गया। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं, वो आप ट्रिक याद रखना एक सरल, कि संसद को याद करना बहुत ही सरल है। सरल, एक नाम याद कर लो, ये छोटा सा ट्रिक है, सरल। से का मतलब तो हो जाएगा संसद और इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, इससे संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा 79। रे का मतलब हो जाएगा राज्यसभा और राज्यसभा से संबंधित जो अनुच्छेद है वो हो जाएगा 80 और ले का मतलब हो जाएगा लोकसभा और लोकसभा से संबंधित जो अनुच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा 81। तो देखो एक शब्द याद कर लो, संसद, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों से संबंधित जो अनुच्छेद है वो आपको एक ही ट्रिक में याद हो जाएगा। एक अक्षर याद को, सरल है। से का मतलब संसद, अनुच्छेद 79, रे का मतलब राज्यसभा, अनुच्छेद 80, ले का मतलब लोकसभा, अनुच्छेद 81। हाँ, ये तो संसद के बारे में हमने नॉर्मल बात करी है। अब हम बात करते हैं संसद के, ध्यान रखना पूरे वर्ष में 3 सत्र होते हैं। संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र होता है बजट सत्र, एक सत्र होता है बजट सत्र, दूसरा सत्र होता है संसद का मानसून सत्र और तीसरा होता है संसद का सत्र शीतकालीन सत्र। इन तीनों को आप क्रमवाइज याद रखें, यह संसद के 3 सत्र है। हाँ, इनमें से आप ध्यान रखना सबसे जो लंबा चलता है, सबसे लंबा चलने वाला सत्र कौन सा है, बजट सत्र। बजट सत्र इनमें सबसे लंबा चलता है। अब आप ध्यान रखना प्रत्येक सत्र जो होता है, सत्र कह दो या आप इसको आप ध्यान रखना अधिवेशन भी कह सकते हो। प्रत्येक जो अधिवेशन है वो 1-2 दिन नहीं चलता, वो महीनों भर चलता रहता है। और प्रत्येक
प्रत्येक अधिवेशन के अंदर जो बैठकें होती है, देखो मैं यहाँ दोनों चीज बताता हूँ। यहाँ सबसे पहले अपन चलो बात क्लियर करते हैं कि संसद के सत्र को आहूत कौन करता है। याद रखना, संसद के सत्र को आहूत करता है राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का अपने आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। मैं आपको यहाँ छोटी सी एक चीज बता देता हूँ कि कोई भी संसद होता है, उस संसद के सत्र को आहूत करने का काम राष्ट्रपति करता है। लेकिन संसद के अंदर जो प्रतिदिन जो बैठकें होती है, उन बैठकों का जो पूरा नियंत्रण होता है, बैठकों का जो पूरा नियंत्रण करता है कि जैसे मान लो किसी एक दिन, मान लो बजट सत्र चल रहा है, मान लीजिए बजट सत्र चला 25 दिन, तो 25 दिन में हर दिन इसकी अलग अलग बैठकें होती है, दिन में 5-6 बार बैठकें होती है। तो उन राष्ट्रपति का काम तो है बजट सत्र को शुरू करना, आहूत करना, और जब सत्र एंड होगा तो सत्र का जो सत्रावसान होता है, संसद का सत्र जो एंड होता है उसकी भाषा क्या है, सत्रावसान। तो सत्रावसान भी ध्यान रखना कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। संसद के सत्र का सत्रावसान भी राष्ट्रपति करता है और आहूत भी करने का काम भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन प्रत्येक सत्र के अंदर, प्रत्येक अधिवेशन के अंदर जो प्रतिदिन बैठकें होती है, उन बैठकों को नियंत्रण करने का काम कौन करता है। देखो राज्यसभा में तो जो राज्यसभा का सभापति होता है वो करता है, यार आपको पता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। और लोकसभा में ये पूरा नियंत्रण कौन करता है, लोकसभा में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो करता है। तो अभी आपने देखो संसद से संबंधित 3 अनुच्छेद याद रखना, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81। इसके अलावा संसद के 3 सत्र हो गए, कौन कौन से, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। प्रत्येक सत्र को आहूत करने का और प्रत्येक सत्र का सत्रावसान करने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। याद रखना, राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं करता, कैबिनेट की जो समिति होती है वो समिति राष्ट्रपति जी के पास सिफारिश करते हैं कि भाई हमें अब इस टाइम में बजट सत्र बुलाना है, इस टाइम हमें शीतकालीन सत्र बुलाना है। तो कैबिनेट समिति की जो बैठक होती है उसका जो निर्णय होता है राष्ट्रपति उसका अनुमोदन कर देता है। तो आहूत करने का काम और सत्रावसान करने का काम, ये काम दोनों कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। चलो अब अपन संसद से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें पढ़ लेते हैं। हाँ, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, संसद की संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक, देखो संयुक्त बैठक कब होती है, जब संसद के जो दोनों सदन होते हैं, संसद के दोनों सदनों में किसी भी विधेयक को लेकर यदि टकराव हो जाता है, उस स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक होती है। हाँ, संसद के संयुक्त बैठक से संबंधित ध्यान रखना, अनुच्छेद कौन सा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अनुच्छेद है याद रखना 108। तो मैंने आपको 4 अनुच्छेद बता दिए, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81। ये मैंने 4 आपको अनुच्छेद बता दिए। और इसके अलावा देखो यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि संयुक्त जो बैठक होती है वो होती है अनुच्छेद 108 के तहत। और वैसे संसद के जो सत्र होते हैं, जैसे संसद के सत्र आपने बता दिए 3 सत्र होते हैं, तो संसद के सत्र की जो बैठक होती है या सत्र है, इनसे संबंधित जो अनुच्छेद होता है वो होता है याद रखना अनुच्छेद 85। संसद के सत्रों से संबंधित जो अनुच्छेद है, सत्रों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा होता है, वो अनुच्छेद होता है 85। 85 में क्या लिखा गया है, 85 में यह कहा गया है कि कैबिनेट समिति सिफारिश करेगी राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उसका अनुमोदन कर देगी। तो यहाँ देखो आप 2 चीज याद करो कि संयुक्त बैठक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, 108। लेकिन संसद की जो साधारण बैठक होती है, संसद की जो साधारण बैठक होती है उससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 है, इनसे संबंधित अनुच्छेद है। हाँ, अपन चलो बात संयुक्त बैठक की कर रहे हैं। और याद रखना, आज तक संसद के निर्माण से आज तक संयुक्त बैठक मात्र 3 बार हुई है। कब कब, एक बार तो 1960 के अंदर हुई है। किस मुद्दे पर, दहेज निषेध विधेयक। मैंने बता रखा है कि संयुक्त बैठक कब होती है, जब संसद के दोनों सदनों के अंदर, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों सदनों के अंदर कोई टकराव हो जाता है, उस स्थिति में संयुक्त बैठक होती है। आज तक संसद की केवल 3 बार संयुक्त बैठकें हुई है। एक तो 1960 में
किस मुद्दे पर? दहेज निषेध विधेयक, एक 1977 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक, और एक 2002 के अंदर पोटा एक्ट लेके आए थे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार, गृह मंत्री उस टाइम लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। तो आतंकवाद निरोधक विधेयक, इन 3 मुद्दों पर आज तक याद रखना संसद के अंदर संयुक्त बैठकें हुई है, 1960, 1977 और 2002। तो यह संसद की मैंने संयुक्त बैठक बता दी, और संयुक्त बैठक से संबंधित मैंने अनुच्छेद बता दिया, अनुच्छेद 108, और साधारण बैठक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा होता है? 85। हाँ, खास बात ध्यान करना, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखो, संयुक्त बैठक में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सारे सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त बैठक की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। इसका मतलब आप ये कन्फर्म मान लीजिए, यदि दोनों सदनों के बीच में किसी मुद्दे पर कोई विवाद हो गया और संयुक्त बैठक यदि होनी है, तो उस बैठक में जीत उसी पक्ष की होगी, जीत उसी पॉइंट की होगी, उसी विधेयक की होगी, उसी बात की होगी जिसको लोकसभा चाहेगा, क्योंकि लोकसभा के सदस्य ज्यादा होते हैं, राज्यसभा के सदस्य कम होते हैं, और जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। हाँ, उसके बाद है संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता है? हाँ, आहूत करने का काम है और सत्रावसान करने का काम, आहूत का काम प्लस सत्रावसान, ये दोनों काम कौन करता है? राष्ट्रपति। कई बार हम सोचते हैं कि संयुक्त बैठक है, इसमें दोनों सदन के सदस्य भाग लेते हैं, तो इसको आहूत कौन करेगा? आहूत वाला प्रश्न सेम ही है, सत्रावसान करने का सेम ही है। राष्ट्रपति जी आहूत करते हैं और राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? सत्रावसान करते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, कौन सा? संयुक्त बैठक है। चलो मैं आगे एक छोटा सा आपको एक पॉइंट बताता हूं। एक शब्द है गणपूर्ति, कोरम। कोरम क्या होता है? याद रखना, संसद की कोई भी बैठक होती है, संसद की कोई भी बैठक होती है, हर बैठक के अंदर न्यूनतम सदस्यों की संख्या का भाग लेना अनिवार्य है। यानी मैं क्या कह सकता हूं? न्यूनतम सदस्यों की संख्या का भाग लेना अनिवार्य होता है, और न्यूनतम सदस्यों की जो संख्या होती है उसे ही क्या कहते हैं? कोरम कहते हैं। तो यह आपका एक क्वेश्चन हो गया। कोरम क्या होता है? कोरम का मतलब होता है संसद के किसी भी सदन की जो बैठक होती है, उस बैठक को होने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या। अब बात आई कि वो न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। याद रखना, कोरम की पूर्ति करने के लिए किसी भी सदन में जो कुल सदस्य होते हैं, कुल सदस्यों का दशांश, या मैं कह सकता हूं 1/10 सदस्य होने जरूरी है। हाँ, अब देखो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि कोरम की पूर्ति करने के लिए लोकसभा के पास कितने सदस्य होने चाहिए। जैसे देखो, वर्तमान में आपको पता है लोकसभा के कितने सदस्य है? 545, और 545 का अपन दशांश निकालेंगे या 1/10 निकालेंगे, इसका मतलब हम 10 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 54.5, तो 54.5 का मतलब 54 होते नहीं, इसलिए आगे ले। तो यहाँ कितने सदस्य होने जरूरी है? 55। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लोकसभा की कोई भी बैठक होती है, उस बैठक में कोरम की पूर्ति करने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? 55। इसी प्रकार चलो अपन यहां बात करते हैं कि जैसे राज्यसभा है, राज्यसभा के पास वर्तमान में सदस्य कितने हैं? आपको पता है 245, तो कुल सदस्य 245 है। हम इसका दशांश निकालेंगे, दशांश का मतलब हम इसमें 10 का भाग देंगे तो आएगा 24.5। तो 24.5 का मतलब नेक्स्ट संख्या ली जाती है। तो इसके लिए कितने सदस्य होने अनिवार्य है? 25 सदस्य अनिवार्य है। यानी लोकसभा के कोरम की पूर्ति करने के लिए तो 55 सदस्य होने चाहिए, और राज्यसभा में कोरम की पूर्ति करने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? 25 सदस्य होने चाहिए। तो यह आपका देखो इस क्वेश्चन से संबंधित है। कुछ अन्य स्टैटिक्स जी के मैंने बता दिया है। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 हो गई, साधारण बैठक 85 हो गई। इसके अलावा संयुक्त बैठक आज तक वर्तमान में केवल 3 बार हुई है। कौन कौन से में? एक तो 1960 में हुई है, एक 1977 में हुई है, एक 2002 के अंदर हुई है। हाँ चलो अब अपन आगे बात करते हैं। इसी प्रश्न में मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि वर्तमान में कुछ पदाधिकारी बता देता हूं कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला।
ओम बिरला जो राजस्थान से हैं, ये वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। और प्रश्न है वर्तमान में लोकसभा के नेता कौन है? तो लोकसभा का नेता कौन होता है? ध्यान रखना, देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का नेता होता है। तो वर्तमान में लोकसभा के नेता कौन हो जाएंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी, ये वर्तमान में लोकसभा के नेता है। हाँ, ये लोकसभा से संबंधित 2 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा चलो मैं आपको राज्यसभा से संबंध प्रश्न बताता हूं कि राज्यसभा का सभापति, ध्यान रखना, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। एक खास बात सुनना भाई, भारत का जैसे उपराष्ट्रपति, यानी राज्यसभा जो है ना, इसका सभापति हुआ उपराष्ट्रपति। ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ध्यान रखना। हाँ, एक खास बात ध्यान रखना, राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल होता है वैसे 6 वर्ष, लेकिन उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। हाँ, बाकी इनका 5-5 वर्ष होता है। हाँ, वर्तमान में तो राज्यसभा का सभापति कौन है? वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति कौन है? याद रखो, एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू, ये वर्तमान में क्या है? ये वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति है। तो ये राज्यसभा के क्या हो जाएंगे? सभापति हो जाएंगे। उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, याद कर लो, हरिवंश नारायण सिंह, ये राज्यसभा के क्या है? वर्तमान में उपसभापति है। हाँ, ये राज्यसभा से संबंधित 2 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन हो गए। सभापति तो होते हैं भारत के राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति तो कौन हो जाएंगे? एम वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति होते हैं तो एम वेंकैया नायडू, और उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। हाँ, अब 2 क्वेश्चन हो रहे, देखो कि वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री, वर्तमान में संसदीय कार्य मंत्री कौन है? श्री प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी, प्रहलाद जोशी वर्तमान में क्या है? संसदीय कार्य मंत्री है। और संसदीय कार्य राज्य मंत्री कौन है? संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल, ये अर्जुन राम मेघवाल कहाँ से संबंधित है? अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान की बीकानेर सीट से संबंधित है। तो ये अर्जुन राम मेघवाल वर्तमान में क्या है? संसदीय कार्य राज्य मंत्री है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में आयोजित हो रही टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? इसका संबंध किस खेल से है? तो सबसे पहले चलो मैं आपको बता देता हूँ, मीराबाई चानू का संबंध किससे है? वेट लिफ्टिंग से है। वेट लिफ्टिंग यानी जिसको हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? भारोत्तोलक, भारोत्तोलक, यानी वेट लिफ्टिंग से इससे संबंधित है। हाँ, अब अपन देखो इस प्रश्न से संबंधित कुछ अन्य बातें पढ़ लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि वर्तमान में जापान के टोक्यो के अंदर, याद रखना, 32वां ओलंपिक खेल हो रहे हैं। 32वां ओलंपिक खेल आयोजित हो रहे हैं। अभी इसके बारे में अपन पढ़ेंगे पूरा। तो इस संबंध में मीराबाई चानू ने, आप एक लाइन याद कर ला, एक लाइन याद करो कि मीराबाई चानू लेकर आई चांदी, लेकर आई चांदी, या चांदी लेकर आई चानू, एक ही बात है। देखो चे मिल रहे हैं दोनों, चे, चांदी और चानू। इसका मतलब है मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक के अंदर कौन सा मेडल जीता है? रजत पदक जीता है, यानी सिल्वर पदक जीता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो टोक्यो ओलंपिक के अंदर मीराबाई चानू पहली खिलाड़ी है, पहली भारतीय खिलाड़ी है जिसने पदक जीता है। और कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। हाँ, अब अपन देखो मीराबाई चानू के बारे में पढ़ लेते हैं। ये मीराबाई चानू, ध्यान रखना, कहाँ की है? ये है मणिपुर की। मीराबाई चानू जो है कहाँ की है? मणिपुर की है। और इसका संबंध मैंने आपको बता दिया किससे संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। और अपन चलो मणिपुर की बात करते हैं। तो मणिपुर की राजधानी हो जाएगी इम्फाल। और मणिपुर के वर्तमान में सीएम कौन है? वर्तमान में मणिपुर के सीएम कौन है? सीएम है एन वीरेन सिंह। ये प्रश्न और याद कर लो, ये वर्तमान में मणिपुर के सीएम है। तो मीराबाई चानू में आप इतना याद कर लेना,
चान्नू चांदी लेकर आई, अर्थात मीराबाई चान्नू ने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल यानी रजत पदक जीता है। हाँ, अभी मैं एक खास बात और बता देता हूं, भारत की जो बैडमिंटन शटलर स्टार है पीवी संधू, याद रखना पीवी संधू ने एक मेडल और जीता है। ये भारत की झोली में दूसरा मेडल है और इसने याद रखना कांस्य पदक जीता है, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसने? भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी संधू ने। तो मीराबाई चान्नू का संबंध तो हो गया वेट लिफ्टिंग से, और इसने कौन सा पदक जीता है मैंने बता दिया कि चांदी जीती है, इसने सिल्वर पदक जीता है। और याद रखना मीराबाई चान्नू ने, खास बात है, 49 केजी कैटेगरी के अंदर 49 केजी कैटेगरी के अंदर जीता है, और इसने 202 केजी का वजन उठाकर अपना पदक जीता है। तो मीराबाई चान्नू की कैटेगरी कौन सी होगी? इसकी कैटेगरी तो हो गई 49 केजी, और इसने कितना वजन उठाया है? इसने 202 केजी वजन उठाकर भारत की झोली में पहला रजत पदक दिलाया टोक्यो ओलंपिक के अंदर। हाँ, दूसरा मेडल किसने दिलाया है? पीवी संधू ने, लेकिन इसने कौन सा दिलाया है? कांस्य पदक। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध ध्यान रखना बैडमिंटन से संबंधित है, ये बैडमिंटन से संबंधित है। तो यह आपका क्वेश्चन हो गया। मणिपुर के याद करना, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह इसके मुख्यमंत्री है। हाँ, अपन देखो नेक्स्ट इसमें संबंधित कुछ चीजें पढ़ लेते हैं कि मीराबाई चान्नू की कुछ उपलब्धियां जो महत्वपूर्ण है। देखो, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2017 के अंदर हुई थी, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2017 के अंदर, और ये अमेरिका के, ध्यान रखना, कैलिफोर्निया के अंदर हुई थी। और इसके अंदर मीराबाई चान्नू ने, ध्यान रखना, स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड जीता था 2017 के अंदर। ये इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके अलावा देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट उपलब्धि है कि मीराबाई चान्नू ने कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2018 के अंदर हुए थे, 2018 के अंदर जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, इसके अंदर मीराबाई चान्नू ने फिर गोल्ड जीता था। और जब ये गोल्ड जीता था, ये गोल्ड जीतने के बाद मीराबाई चान्नू को भारत सरकार ने 2 पुरस्कार दिए थे। कौन कौन से? देखो, 2018 के अंदर पहला पुरस्कार इसको मिला है। इसके पुरस्कार कौन कौन से हैं? 2018 के अंदर मिला इसको पद्मश्री पुरस्कार, और उसके बाद 2018 के अंदर ही भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मीराबाई चान्नू को 2018 मिला था। मीराबाई चान्नू के साथ में 2018 में, याद रखना, विराट कोहली को भी ये पुरस्कार मिला था। हाँ, एक क्वेश्चन में यहां से क्लियर करा देता हूं, यदि प्रश्न आ जाए कि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार आ सकता है, या आ सकता है सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो वो तो है भाई, ध्यान रखना, भारत रत्न, वो तो सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत रत्न। लेकिन खेल जगत में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? वो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये देखो, मीराबाई चान्नू की मैंने आपको उपलब्धियां बता दी। 2017 के अंदर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कैलिफोर्निया के अंदर हुई थी, उसमें इसने गोल्ड जीता था। और 2018 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसमें भी इसने क्या जीता था? गोल्ड जीता था। उसके बाद में मीराबाई चान्नू को देखो, 2018 के अंदर खेल जगत का सबसे बड़ा भारतीय सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और मीराबाई चान्नू के साथ में किनको दिया गया था? ध्यान रखना, विराट कोहली को दिया गया था। तो यह आपका क्वेश्चन हो गया ओलंपिक खेल से संबंधित मीराबाई चान्नू का। अब अपन देखो, इसी प्रश्न में कुछ बात कर लेते हैं ओलंपिक से संबंधित, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओलंपिक से संबंधित अपन कुछ बातें कर लेते हैं। देखो, आज भी अंतरराष्ट्रीय जो ओलंपिक्स खेल कराती है वो कौन कराती है? आईओसी करवाती है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति अपन बात करते हैं, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 23 जून 1894 को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। ये क्वेश्चन आपका हो गया। और इसीलिए देखो, याद रखना, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि 23 जून को
23 जून को क्या किया जाता है? 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, क्योंकि 23 जून 1894 को क्या हुआ था? 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। हाँ, ध्यान रखना, समिति की स्थापना तो हुई थी 1894 में, लेकिन पहला जो ओलंपिक खेल हुआ था, पहला ओलंपिक खेल वो हुआ था, याद रखना, 1896 के अंदर। पहला ओलंपिक खेल 1896 के अंदर हुआ। कहाँ हुआ था? ग्रीस की राजधानी एथेंस के अंदर पहला ओलंपिक खेल हुआ था। हाँ, अब अपन आगे बात करते हैं कि भारत इसके अंदर शामिल कब हुआ था? भारत इसके अंदर 1900 ईस्वी के अंदर शामिल हुआ था। देखो, समिति की स्थापना 1894 के अंदर, पहले ओलंपिक खेल 1896 के अंदर, और भारत शामिल हुआ था सन 1900 के अंदर। अब अपन बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है, याद रखना, लुसाने के अंदर। बहुत अच्छा प्रश्न है, लुसाने। और ये लुसाने कहाँ पड़ता है? ये लुसाने, ध्यान रखना, स्विट्जरलैंड के हैं अंदर है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष है, ध्यान रखना, थॉमस बोक। थॉमस बोक वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, वर्तमान में कौन इसके अध्यक्ष है? हेडक्वार्टर लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर हो गया। अब देखो, मैं आपको कुछ खेल के, पहला खेल मैंने बता दिया, पहला खेल 1896 के अंदर हुआ था। अभी वर्तमान में टोक्यो के अंदर जो ओलंपिक खेल चल रहे हैं वो याद रखना 32 में। देखो, होने तो 2020 के अंदर चाहिए, लेकिन हो कहाँ, कब रहे? 2021 के अंदर। कब से कब होंगे ये होंगे आपके 23 जुलाई से लगाकर 8 अगस्त तक। हाँ, अभी तक याद रखना, भारत ने इस खेल में 2 पदक जीते हैं। एक तो मीराबाई चानू ने चांदी जीती है, यानी रजत पदक जीता है, और एक पीवी संधू ने कौन सा जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक। लेकिन याद रखना, प्रश्न अभी की स्थिति यह है कि विश्व में सबसे ज्यादा मेडल किस देश ने जीता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, चीन ने। चीन जो है ना, चीन ने वर्तमान में सबसे ज्यादा मेडल अभी तक जीते हैं। हाँ, और बाकी देशों से ये काफी ऊपर है, तो हो सकता है ये चीन प्रथम स्थान पर रहेगा। हाँ, वर्तमान में कौन सा खेल हो रहा है? 32वां। तो अब प्रश्न आते हैं, 33वां खेल कहाँ होगा? 33वां जो होगा वो होगा 2024 के अंदर, और वो होगा, ध्यान रखना, पेरिस फ्रांस के अंदर होने हैं। अगले जो 2024 के अंदर गेम है वो कहाँ होने हैं? पेरिस फ्रांस के अंदर। और यानी 33वां और 34वां जो खेल गेम है, ओलंपिक गेम, वो होने हैं 2028 में। और ये कहाँ होने? ये होने हैं आपके लॉस एंजिल्स के अंदर, ये होने हैं लॉस एंजिल्स के अंदर। और अगला जो होना है वो होना है 2032 के अंदर, और 2032 वाला जो गेम है वो होगा आपका ब्रिस्बेन के अंदर, ब्रिस्बेन के अंदर। तो ये ध्यान रखना, आपके ओलंपिक खेल आगामी कहाँ कहाँ होंगे मैंने आपको बता दिया है कि वर्तमान जो है 2020 वाला टोक्यो के अंदर है, 24 वाला पेरिस के अंदर है, और 28 वाला लॉस एंजिल्स के अंदर है, और जो 32 का होना है वो होना है ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ब्रिस्बेन कहाँ पड़ता है? ये ब्रिस्बेन पड़ता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ये आपका देखो करंट जीके का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। इसके साथ साथ हमने स्टैटिक जीके भी क्लियर कर ली, जो ओलंपिक खेलों से हमारा संबंधित प्रश्न है। हाँ, अब अपन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है, 26 जुलाई 2021 को कर्नाटक के किस मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है? हाँ, ध्यान रखना, कर्नाटक जो है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने वर्तमान में 26 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दिया था। आपको पता है मुख्यमंत्री जो है, यहाँ से प्रश्न पढ़ लो, मुख्यमंत्री जो है वो इस्तीफा किसको देता है? मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है राज्यपाल को। तो मुख्यमंत्री ने कर्नाटक का जो राज्यपाल, याद रखना, कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। देखो, थावरचंद गहलोत पहले केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन वर्तमान में थावरचंद गहलोत क्या है? कर्नाटक के राज्यपाल है। तो
पहली चीज तो हो गई, कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसको देता है? तो मैंने बता दिया, मुख्यमंत्री इस्तीफा किसको देता है? राज्यपाल को देता है। हाँ, अब बात है किस मुख्यमंत्री ने दिया है, तो मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। BS येदियुरप्पा ने कर्नाटक के पहले मुख्यमंत्री थे। और अब एक चीज और बता देता हूं, इनके स्थान पर वर्तमान में नए मुख्यमंत्री बन गए हैं और उन्होंने शपथ ले ली है। वो कौन है? बसवराज बोम्मई। ये कर्नाटक के ध्यान रखना, नए CM है जो BS येदियुरप्पा के स्थान पर आए। कौन है? बसवराज बोम्मई। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे BS येदियुरप्पा। हाँ, तो ये अपन देखो थोड़ा सा कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक की जो राजधानी है, कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी है, ध्यान रखना, बंगलुरु। बंगलुरु या बेंगलुरु, कुछ भी कह दो, ये कर्नाटक की राजधानी है। और मुख्यमंत्री से संबंधित मैंने आपको बात बता दी है। चलो अब अपन इसी प्रश्न से रिलेटेड कुछ अन्य बातें पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ अपन ने राज्यपाल की बात करी है, तो यहाँ मैं आपको 3 अनुच्छेद बताता हूँ कि राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद 153 जो है ना, वो राज्यपाल से संबंधित है। ये खास बात ध्यान रखना। हाँ, मुख्यमंत्री से संबंधित देखो, स्पेशल मुख्यमंत्री से संबंधित भारतीय संविधान में कोई अनुच्छेद नहीं है। बस अनुच्छेद 163 के अंदर क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 163 में यह लिखा गया है कि राज्यपाल को सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। देखो क्या लिखा गया है कि राज्यपाल को सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और इस मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा, वो मुखिया कौन होगा? वो मुखिया मुख्यमंत्री होगा, CM होगा। बस अनुच्छेद 163 के अंदर इतनी बात लिखी गई है भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री से संबंधित, यानी इतना ही लिखा गया है कि राज्यपाल को सहायता और परामर्श देने के लिए, आपको पता है राज्य का पहला व्यक्ति कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य का मुखिया कौन होता है? राज्य का मुखिया भी कौन होता है? राज्यपाल। हालांकि आपको यह भी पता है कि राज्यपाल जो होता है ना, ये राज्यपाल तो ध्यान रखना राज्य का सैद्धांतिक मुखिया होता है, सैद्धांतिक मुखिया। लेकिन जो वास्तविक मुखिया होता है राज्य का, जो वास्तविक मुखिया होता है वो कौन होता है? वो होता है मुख्यमंत्री। तो अनुच्छेद 163 मैंने बता दिया। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 में क्या है? अनुच्छेद 164 के अंदर देखो मंत्री परिषद की नियुक्ति से संबंधित है। मंत्री परिषद बोले तो देखो मुख्यमंत्री भी इसमें आ जाएगा। मुख्यमंत्री और उसके जितने भी मंत्री है, इन सारों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 164। तो ये याद रखना, कुछ मैंने अनुच्छेद से संबंधित बातें बताई है। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद 153 है, मंत्री परिषद से संबंधित अनुच्छेद 163 है, और मंत्री परिषद की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 164। हाँ, अब अपन देखो आगे पढ़ते हैं। कर्नाटक के बारे में कुछ बातें देख लो, मैंने बता दी है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। और कर्नाटक का गठन, इसका गठन राजस्थान के साथ में हुआ था, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान में कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई, बसवराज बोम्मई इसके क्या है? CM है। और इससे पहले कौन थे? ये देखो वर्तमान में ये आगे, और इससे पहले कौन थे? BS येदियुरप्पा। तो हमारा प्रश्न तो इस्तीफे से रिलेटेड था, लेकिन वर्तमान में कौन बन गए वो भी हमने पढ़ लिया। हाँ, और वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? कर्नाटक के राज्यपाल मैंने आपको बता दिए कौन है? थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत जो पहले केंद्रीय मंत्री थे, वर्तमान में कर्नाटक के क्या है? राज्यपाल। हाँ, खास बात सुन लेना भाई, कर्नाटक जो है, कर्नाटक के अंदर दोहरा सदन है। दोहरा सदन का मतलब है यदि राज्य के अंदर 2 सदन होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? उच्च सदन कौन सा होता है? ये उच्च सदन तो होता है विधान परिषद। उच्च सदन तो होता है विधान परिषद, और निचला सदन कौन होता है? हमेशा ही राज्य के अंदर ये होता है निचला सदन।
अधिकांश राज्य तो देखो एक सदन वाले ही है। जिन राज्यों में केवल एक सदन है वो याद रखना केवल और केवल कौन होता है, वहाँ पर विधानसभा होती है। और जिनमें दो सदन होते हैं वहाँ उच्च सदन तो होता है विधान परिषद और निचला सदन होता है विधानसभा। तो कर्नाटक दोहरे सदन वाला राज्य है और कर्नाटक में विधानसभा की 225 सीटें हैं और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, 75 सीटें हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि भारत के अंदर वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं, भारत के अंदर वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें दोहरा सदन है। कौन कौन से आप याद कर लो, यानी तेल एंड कुंभा, QAUMBA, तेल एंड कुंभा, ये क्या है, ये 6 राज्य अभी मैं बताऊंगा। देखो तेल का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया भाई तेलंगाना। तेलंगाना आपको पता है तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था। हालांकि देखो, और इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को। और वर्तमान में इसके सीएम कौन है, के चंद्रशेखर राव। लेकिन वर्तमान में भारत में राज्य कितने, 28 ही, क्योंकि इसका गठन तो हुआ था 2014 के अंदर और 2019 के अंदर आपको पता है जम्मू कश्मीर को 2 यूटी के अंदर तोड़ दिया गया। तो मैं यहाँ प्रश्न बता रहा हूँ, भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर दोहरा सदन है। एक तो है तेलंगाना, के का मतलब है याद रखना कर्नाटक, तो अभी अपन बात कर्नाटक की कर रहे हैं। यू का मतलब है यूपी। एम का मतलब है याद रखना महाराष्ट्र। बी का मतलब है ध्यान रखना बिहार। और ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है आंध्र प्रदेश। तो भारत के ये 6 राज्य ऐसे हैं, ये 6 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर दोहरा सदन है। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में DRDO ने आकाश मिसाइल का परीक्षण किया है, DRDO का मुख्यालय कहाँ है। तो हमारा क्वेश्चन ये देखो, DRDO ने आकाश मिसाइल का परीक्षण किया है और प्रश्न है ये जो आकाश मिसाइल है DRDO है, इस DRDO का मुख्यालय कहाँ है। चलो अपने सबसे पहले जैसे ये आकाश मिसाइल की बात करते हैं, आकाश मिसाइल अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। आकाश मिसाइल ये सतह से आकाश में या सतह से वायु में मार करने वाली एक मिसाइल है। और कोई भी प्रकार की मिसाइल होती है, ध्यान रखना, कोई भी मिसाइल होती है, इस मिसाइल को दागने का या इस मिसाइल का परीक्षण करने का जो मुख्यतः भारत में काम किया जाता है, वो काम कौन करता है, DRDO करता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रश्न ये है कि DRDO का मुख्यालय कहाँ है। ध्यान रखना, DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली के अंदर DRDO का मुख्यालय है। हाँ, इसी प्रश्न में देखो 1-2 ऑप्शन और आ रखे हैं। जैसे एक ऑप्शन आया बंगलुरु। आपको पता है बंगलुरु क्या है, बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, प्लस ये जो बंगलुरु है इसको भारत की क्या कहते हैं, इसको भारत की सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है बेंगलुरु को। हाँ, गुरुग्राम के बारे में देखो, गुरुग्राम में आपको पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है, जो मुख्यालय है, वो कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर। भारत के अंदर केवल एक ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर। और एक मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर प्रश्न बताया था, गुरुग्राम जो है ना, गुरुग्राम के अंदर ही ध्यान रखना, दूसरा क्वेश्चन बताता हूं मैं, गुरुग्राम के अंदर ही देश का पहला ग्रेन ATM खोला गया है। ग्रेन ATM, अनाज ATM, आपको मैंने बताया था गुरुग्राम हरियाणा के अंदर आता है। और हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री थे दुष्यंत सिंह चौटाला, उन्होंने गुरुग्राम के अंदर देश का पहला ग्रेन ATM खोला था। यानी ग्रेन ATM का एक ही थीम है कि उसमें एक मशीन होगी, स्क्रीन टच और बायोमेट्रिक मशीन होगी, उस मशीन में आप अंगूठा लगाओ और अंगूठा लगाते ही अनाज प्राप्त हो जाएगा। इसी के अंदर
एक ऑप्शन आया इसमें मथुरा, तो मथुरा के अंदर क्या है देखना, जो इंडियन ऑयल कंपनी है, यानी जिसको मैं बोल सकता हूं IOC, इंडियन ऑयल कंपनी ने मथुरा के अंदर देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया है। बहुत अच्छा प्रश्न है, देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? मथुरा के अंदर। और ये किसने स्थापित किया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यानी इंडियन ऑयल जो कंपनी है, इसने देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया है। कहाँ पर? मथुरा के अंदर। और एक मैं यहाँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ, हमारे देश का प्लस एशिया का, यहां एक चीज याद रखना, देश का ही नहीं, एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, ध्यान रखना, पटना बिहार के अंदर स्थापित किया गया है। और पटना आपको पता है गंगा नदी के किनारे है। और ये जो डॉल्फिन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन, और डॉल्फिन आपको पता है मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? डॉल्फिन गंगा नदी का जो शुद्ध पानी है उसके अंदर पाई जाती है। इसलिए एशिया का पहला, तो भारत का पहला तो होना ही है, एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? पटना के अंदर। तो अभी आपने ये पढ़ लिया DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। और इसका मुख्य काम क्या है? मिसाइलों का निर्माण करना, मिसाइलों का परीक्षण करना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। गुरुग्राम मैंने बता दिया, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। और गुरुग्राम में दो इंपॉर्टेंट चीज है, पहला तो है अंतर्राष्ट्रीय सोलर संगठन का मुख्यालय है, और दूसरा गुरुग्राम के अंदर देश का पहला ग्रेन ATM अभी हाल ही में स्थापित किया गया है। मथुरा के अंदर इंडियन ऑयल कंपनी ने हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया है। और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? गंगा नदी के किनारे पटना बिहार में स्थापित किया गया है। चलो इस प्रश्न से संबंधित अपन अन्य चीजें पढ़ लेते हैं कि भारत की प्रमुख मिसाइलें। आपको पता है, मैं यहाँ चीज बता देता हूं कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन, तो आपको पता है मिसाइल मैन किसको कहते हैं? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनको भारत के मिसाइल मैन कहते हैं। क्यों कहते हैं इनको? इसलिए कहते हैं कि जो भारत की मुख्यतः 5 मिसाइलें थी, ये 5 मिसाइलें जिनको याद करने का तरीका है पटना, इन 5 मिसाइलों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, IGMDP। ये जो प्रोग्राम है वो ध्यान रखना 1983 के अंदर स्टार्ट किया गया था। IGMDP है ना, ये प्रोग्राम 1983 से शुरू हुआ था और ये 2008 तक चला था। तो ये जो प्रोग्राम है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस मिसाइल का जो नेतृत्व किया था, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। इसलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को क्या कहते हैं? भारत के मिसाइल मैन कहते हैं। और एक प्रश्न आता है भारत की मिसाइल वुमेन किसको कहते हैं? तो ये कौन है? ये है टेसी थॉमस को भारत की मिसाइल वुमेन कहते हैं। हाँ, तो यहां पे अपना प्रश्न क्या हुआ कि भाई IGMDP इस प्रोग्राम का ये प्रोग्राम 1983 में शुरू हुआ था, 2008 तक चला था, और इसका नेतृत्व डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था। ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ था, इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था कि भारत के अंदर 5 प्रकार की मिसाइलें निर्मित करना। कौन? इसका एक ट्रिक याद कर लो, पटना। P for A का मतलब हो जाएगा पृथ्वी, A का मतलब हो जाएगा अग्नि, T का मतलब हो जाएगा त्रिशूल, और N का मतलब हो जाएगा नाग, और A का मतलब हो जाएगा आकाश। ये भारत की 5 मिसाइलें थी, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल। अब देखो, जैसे मान लो ये पृथ्वी है तो आग भी यहीं लगेगी, आग जैसे लग रही है तो यहीं लगेगी। इसलिए पृथ्वी और अग्नि ये 2 किस प्रकार की मिसाइलें हैं? इनको आप यूं याद रखना, ये मिसाइलें पृथ्वी और अग्नि दोनों ही ध्यान रखना सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, सतह से सतह पर।
त्रिशूल आपको पता है, जैसे यहां से अपन त्रिशूल छोड़ते हैं तो ऊपर जाती है, आकाश भी ऊपर है। त्रिशूल और यह आकाश, ये दो ऐसी मिसाइलें हैं। ये क्या है, ये आप यूं कह सकते हो पृथ्वी से कह दो, चाहे कह दो सतह से आकाश में, या मैं कह सकता हूं वायु में मार करने वाली मिसाइल है। और नाग, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है नाग के बारे में। देखिए, नाग याद रखना एक एंटी टैंक मिसाइल है। नाग एंटी टैंक मिसाइल है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि प्रश्न आता है निम्न में से एंटी टैंक मिसाइल कौन सी होती है, नाग। और प्रश्न आता है नाग किस सिद्धांत पर काम करती है। नाग का जो मुख्य सिद्धांत है वो सिद्धांत होता है दागो और भूल जाओ। दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कौन काम करती है, नाग मिसाइल। यानी दागो और भूल जाओ, इस सिद्धांत पर कौन काम करती है, नाग। तो ये भारत की 5 प्रमुख मिसाइलें थी। इसका ट्रिक मैंने बताया, पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। इनमें से देखो पृथ्वी और अग्नि सतह से सतह पर मार करने वाली है, त्रिशूल और आकाश सतह से आकाश में मार करने वाली है। और ये जो नाग सबसे इंपॉर्टेंट है, नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है। नाग एक एंटी टैंक मिसाइल है और ये दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर काम करती है। इन 5 मिसाइलों का जो कार्यक्रम था वो था IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम 1983 में शुरू हुआ था और यह प्रोग्राम 2008 तक चला था। इस प्रोग्राम का नेतृत्व किसने किया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। और इसलिए APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और मिसाइल वुमेन कौन होता है, टेसी थॉमस। तो यह आपका क्वेश्चन हो गया भारत की मिसाइलों के बारे में। हाँ, इन मिसाइलों को निर्माण करने का, इन मिसाइलों का परीक्षण करने का काम कौन करता है, DRDO। चलो हम DRDO के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। DRDO की स्थापना हुई थी, याद रखना, 1 जनवरी 1958 को, 1 जनवरी 1958 को। और इसका मुख्यालय मैंने आपको बता दिया कहां पर है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। और वर्तमान में DRDO के प्रमुख कौन है, DRDO के हेड कौन है, तो DRDO के हेड है डॉक्टर सतीश रेड्डी, डॉक्टर सतीश रेड्डी। और एक चीज याद रखना, वर्तमान में प्रश्न आता है इसरो के हेड कौन है, तो वो है के सिवान। इसरो के प्रमुख कौन है, के सिवान। लेकिन DRDO के प्रमुख कौन है, डॉक्टर सतीश रेड्डी। खास बात सुनना, DRDO है ना, वो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, DRDO रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। और आपको पता है वर्तमान में हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है, श्री राजनाथ सिंह जो है वो हमारे देश के वर्तमान में रक्षा मंत्री है। हाँ, और DRDO का परीक्षण स्थल कौन सा है, यानी DRDO अपनी जितनी भी मिसाइलें होती है उन मिसाइलों का परीक्षण कहां से करता है, तो ओडिशा की चांदीपुर स्थित, ओडिशा के चांदीपुर स्थित जो ITR रेंज है, इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग रेंज, यानी एकीकृत परीक्षण स्थल, ओडिशा के चांदीपुर स्थित जो ITR रेंज है, ये ITR रेंज कहाँ स्थित है, ये ITR रेंज स्थित है, ध्यान रखना, वोहोलर द्वीप पर, जिसका यानी ये कहाँ स्थित है, ये है वोहोलर द्वीप पर। और वोहोलर द्वीप का यह आपको पता है वर्तमान में नाम क्या है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप। तो इस द्वीप के ऊपर कौन है, एकीकृत परीक्षण स्थल है, चांदीपुर ओडिशा के अंदर है। और यहां से DRDO अपनी मिसाइलों का क्या करता है, परीक्षण करता है। जैसे अभी अपना प्रश्न यह था कि अभी वर्तमान में आकाश मिसाइल का परीक्षण किया है, तो बात आई है कि आकाश मिसाइल का परीक्षण कहां से किया था, तो आकाश मिसाइल का परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा से किया था। तो यह आपका देखो एक क्वेश्चन था। हमने उस प्रश्न के इर्द गिर्द जितने भी स्टैटिक्स से संबंधित, जितने भी करंट से संबंधित प्रश्न थे उनका अध्ययन किया है। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो कि आगामी कुछ दिनों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त जारी होगी। इस योजना में प्रति किस्त कितने रुपए जारी होंगे, यह प्रश्न है आपका कि आगामी कुछ दिनों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त जारी होगी। 8 किस्तें जारी हो गई है, 9वीं किस्त जारी होगी। तो प्रश्न है प्रति किस्त कितने रुपए जारी होते हैं। याद रखना प्रति किस्त कितने रुपए हैं, 2000 रुपए जारी होते हैं। हाँ, अब अपन बात करते हैं, देखो हमारा प्रश्न है प्रधानमंत्री
किसान सम्मान निधि योजना। सम्मान निधि योजना, ये योजना क्या है? इस योजना के तहत देखो, किसान का सम्मान करने की योजना, यानी ये योजना किन के लिए है? जो छोटे, लघु और जो सीमांत किसान है, उन किसानों के सम्मान को बढ़ाने के लिए, उन किसानों के सम्मान की रक्षा करने के लिए, उन किसानों को आर्थिक सहायता देने की योजना है। कौन सी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और याद रखना, इस योजना की खास बात है, अब छोटे, लघु और सीमांत किसान कौन से होंगे? ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, कम भूमि है, वो लघु सीमांत किसान होंगे। उन किसानों को आर्थिक सहायता देने की ये योजना है। याद रखना, आर्थिक सहायता की योजना है। और इस योजना के तहत ध्यान रखना, प्रत्येक किसान को प्रति वर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं, ताकि वो किसान क्या खरीद सके? बीज खरीद सके, खाद खरीद सके, बुआई के पैसे दे सके। ध्यान रखना, प्रति वर्ष 6,000 रुपए किसान को दिए जाते हैं। और ये जो पैसे हैं वो याद रखना 3 किस्तों के अंदर दिए जाते हैं, 3 किस्तों के अंदर। और प्रत्येक किस्त 4 माह के बाद दी जाती है, 4 माह के बाद दी जाती है। तो प्रश्न यहाँ आता है कि प्रति किस्त कितने रुपए दिए जाते हैं? देखो, टोटल 6,000 रुपए देने हैं, 3 किस्तों में देने हैं, तो प्रति किस्त कितने हो जाएंगे? प्रति किस्त हो जाएंगे 2,000 रुपए। 2,000 रुपए दिए जाते हैं। और सबसे खास बात याद रखना, ये जो पैसे हैं ना, वो किसान के खाते में डायरेक्ट, किसान के खाते में डायरेक्ट प्राप्त होते हैं। इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं, ये डिजिटल इंडिया को या डिजिटल मनी को बढ़ावा देने वाली एक योजना है। किसान के खाते में डायरेक्ट अपने आप पैसे जमा हो जाते हैं, केवल बस किसान को एक बार आवेदन करना होता है। तो ये थी आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। टोटल 6,000 रुपए मिलते हैं और प्रति किस्त 2,000 रुपए मिलते हैं। और लघु, सीमांत और छोटे किसानों को ये योजना दी जाती है। हाँ, अब हमारा देखो, इसी प्रश्न से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई? हाँ, ध्यान देना, 1 फरवरी 2019 को जब हमारे वित्त मंत्री जी बजट भाषण दे रहे थे, तो इस बजट घोषणा के तहत इसकी बजट भाषण के तहत इसकी घोषणा की गई थी 1 फरवरी 2019 को। और वहां पर क्लियर कर दिया गया था कि ये जो योजना है ना, इस योजना का जो लाभ है वो 3 महीने पीछे से मिलना शुरू हो जाएगा। अर्थात इस योजना का लाभ, याद रखना, 1 दिसंबर 2018 से मिलना शुरू हुआ था। तो कई जगह आ जाता है कि भाई इस योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 से हुई थी, कई जगह आता है 1 फरवरी 2019 से। क्लियर कर लो, घोषणा तो हुई थी 1 फरवरी 2019 से, लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई 3 महीने पीछे से भी इस योजना का लाभ शुरू हो जाएगा। तो लाभ कब से शुरू हो गया? 1 दिसंबर 2018 से। हाँ, ये तो हुआ आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अब आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया है कि वर्तमान में भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है। जैसे अभी आपने DRDO पढ़ा था, तो DRDO रक्षा मंत्रालय के दिन आता है, उससे संबंधित मंत्री राजनाथ सिंह है। अब हमारा प्रश्न है कृषि और किसान कल्याण मंत्री, तो ये है, याद रखना, श्री नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो, याद रखना, वर्तमान में भारत के क्या है? कृषि और किसान कल्याण मंत्री है। हाँ, अब देखो, अपन इसी प्रश्न से रिलेटेड कुछ और चीजें बता देते हैं। देखो, किसान को सम्मान देने वाली योजना थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। सेम उसी योजना की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना शुरू की है। तो प्रश्न आता है, इसका संबंध किस स्टेट से है? राजस्थान से। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री ऊर्जा मित्र योजना। ऊर्जा मित्र योजना का मतलब है, इस योजना के तहत क्या होता है, जो प्रत्येक किसान है, यानी ट्यूबवेल वाले किसान, ये मान लेना आप, ट्यूबवेल वाला जो किसान है, उस किसान का जो बिजली का जो बिल आता है हर महीने के बिल में से 1,000 रुपए सरकार के द्वारा क्या दिया जाएगा?
अनुदान दिया जाएगा। इसलिए याद रखना, हर महीने यदि 1000 रुपए है तो प्रति वर्ष कितने रुपए? 12,000 रुपए अनुदान दिया जाएगा। तो ये भी किसान को एक सहायता देने वाली, किसान के सम्मान की रक्षा करने वाली योजना है, मुख्यमंत्री ऊर्जा मित्र योजना। तो इसका संबंध किस स्टेट से? बहुत अच्छी योजना है। संबंध किससे हो जाएगा इसका? राजस्थान से इसका संबंध हो जाएगा। और राजस्थान के बारे में आपको बता देता हूं, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री है श्रीमान अशोक गहलोत। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल है कलराज मिश्र। ये राजस्थान के बारे में मैंने जानकारी बता दी। इसके अलावा देखो, राजस्थान की दो और, मैं अपन राजस्थान पढ़ रहे हैं, इसकी दो और महत्वपूर्ण योजना है। एक तो है चिरंजीवी योजना, एक है तो चिरंजीवी योजना एक याद रखना बीमा योजना है, यानी ये एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को, जो इस योजना में पंजीकृत है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का बीमा जो है वो सरकार द्वारा किया जाता है। तो चिरंजीवी योजना भी स्वास्थ्य बीमा योजना है और इसका संबंध भी किससे है? राजस्थान से है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है हर घर औषधीय पौधा योजना, यानी इसका संबंध भी ध्यान रखना, इसका संबंध भी राजस्थान से है। और इस योजना के तहत क्या होता है? इस योजना के तहत प्रत्येक घर को सरकार के द्वारा जो औषधीय पौधे होते हैं वो औषधीय पौधे प्रदान किए जाएंगे। तो हर घर औषधीय पौधा योजना का संबंध भी किससे है? राजस्थान से है। तो देखो, ये आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। हाँ, अब हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि 26 जुलाई 2021 को प्रसिद्ध रामप्पा मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपना प्रश्न है रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर, तो रामप्पा मंदिर का संबंध है भाई, ध्यान रखना, तेलंगाना से। तेलंगाना से ये जो है तेलंगाना से संबंधित है। और ये जो रामप्पा मंदिर है, ये मंदिर ध्यान रखना भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण ध्यान रखना 13वीं सदी के अंदर हुआ था। और इस मंदिर के जो मुख्य शिल्पकार थे वो थे रामप्पा। इसीलिए इस मंदिर का नाम क्या रख दिया गया? रामप्पा मंदिर। तो इसका संबंध कहां से आ जाएगा? इसका संबंध आ जाएगा तेलंगाना से। तेलंगाना से संबंधित मंदिर है। और अभी अपन क्यों पढ़ रहे हैं कि इस मंदिर को यूनेस्को जो है, अभी मैं आगे बताऊंगा यूनेस्को क्या चीज है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर, विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया है। और याद रखना, यूनेस्को ने भारत का ये 39वां स्थल है जिसको शामिल किया है। और अभी मैं चलो आगे तुरंत बता देता हूं कि यूनेस्को ने इसके बाद में भारत का 40वां जो साइट स्थल लिया है वो लिया है धोलावीरा गुजरात। धोलावीरा गुजरात को यूनेस्को ने शामिल किया है। तो प्रश्न आता है कि यूनेस्को में 39वां स्थल तो कौन सा हो जाएगा? रामप्पा मंदिर। और 40वां स्थल कौन सा हो जाएगा? धोलावीरा। और ये धोलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। ये एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया रामप्पा मंदिर। हाँ, इस प्रश्न से संबंधित देखो, रामप्पा मंदिर आपको मैंने बता दिया तेलंगाना के मुलुगु जिले में पालमपेट में स्थित। हाँ, पालमपेट में स्थित है, याद रखना, तेलंगाना के पालमपेट में स्थित है। और इसके शिल्पकार मैंने बता दिया रामप्पा है, भगवान शिव को समर्पित है। और इसको सांबा लिंगे, यहाँ इस मंदिर में देखो रामा लिंगेश्वर स्वामी की पूजा की जाती है। याद रखना, रामा लिंगेश्वर स्वामी की पूजा की जाती है। इस मंदिर के 2 अन्य नाम है, वो याद कर लो भाई। इस मंदिर जो रामप्पा मंदिर है, इस मंदिर को याद रखना, एक तो 1000 खंभों का मंदिर भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? 1000 खंभों का मंदिर। और इसी का दूसरा नाम है काकतिया रुद्रेश्वर मंदिर। काकतिया रुद्रेश्वर मंदिर। तो ये 2 इसके अन्य नाम है, 1000 खंभों का मंदिर और काकतिया रुद्रेश्वर मंदिर। तो ये भाई रामप्पा मंदिर के बारे में। और
यूनेस्को में ये एक प्रकार का पर्यटन स्थल है, सांस्कृतिक स्थल है, इसलिए अपन चर्चा कर लेते हैं कि वर्तमान में भारत के केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री कौन है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री याद रखना, जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी वर्तमान में भारत के क्या है, पर्यटन और संस्कृति मंत्री है। तो ये आपका रामप्पा मंदिर से संबंधित हो गया। इसको 39वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में यूनेस्को ने शामिल किया है। हाँ, यहीं से अपन देखो दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं कि अपन यूनेस्को के बारे में चर्चा करते हैं। यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? देखो, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस। ये तो हो ही गया क्योंकि ये यूएनओ का अंग है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, ई का मतलब है एजुकेशनल और एस का मतलब है साइंटिक एंड सी का मतलब है कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को का पूरा नाम है। तो यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, हिंदी में नाम क्या हो जाएगा इसका? हिंदी में नाम हो जाएगा इसका संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ये यूएनओ का पूरा नाम हो जाएगा। तो यूनेस्को का पूरा नाम हो जाएगा यूनेस्को। यूएनओ का ये एक अंग है और यूनेस्को की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना, 16 नवंबर 1945 को। बहुत अच्छा प्रश्न है। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस के अंदर। स्थापना तो हुई थी 16 नवंबर 1945 और हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, फ्रांस के अंदर। और यूनेस्को के वर्तमान में प्रमुख कौन है? आंद्रे अजोले। याद करो, देखें इसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? आंद्रे अजोले। हाँ, तो अब अपन एक प्रश्न पढ़ लेते हैं। यहां अपन ने कहा है कि धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है। तो हमारा एक अगला देखो यहां क्वेश्चन है कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखना, प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। ये आप एक क्वेश्चन याद कर लेना। हाँ, अब अपन जैसे ये देखो रामप्पा मंदिर तेलंगाना से रिलेटेड है, इसलिए हम थोड़ी सी तेलंगाना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और वर्तमान में तेलंगाना के सीएम कौन है? सीएम है के चंद्रशेखर राव। और वर्तमान में तेलंगाना, ये तो हो गए सीएम। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन हो जाएंगे? इसके राज्यपाल हो जाएंगे तमिलिसाई सुंदरराजन। ये वर्तमान में तेलंगाना के क्या है? राज्यपाल है। ध्यान रखना, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य था। हालांकि आपको पता है वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो ये तेलंगाना के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। तो अभी आपने जो प्रश्न पढ़ा है, इस प्रश्न को आप ध्यान करना कि 39वां जो स्थल है वो तो है रामप्पा मंदिर, और जो 40वां स्थल है वो कौन सा है? धोलावीरा, गुजरात है। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस स्थान पर दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है? 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज। देखो, ये ब्रिज याद रखना एक नहर पर बनाया गया है। ये जो ब्रिज है वो एक नहर का बनाया गया है और ये स्टेनलेस स्टील का बनाया गया है। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? स्टेनलेस स्टील का मतलब होता है जंग रोधी स्टील, यानी इसके ऊपर जंग नहीं लगता। और उस नहर के ऊपर ये देखना 12 मीटर लंबा ब्रिज है और इसके निर्माण में लगभग 4500 केजी स्टेनलेस स्टील लगा है। लगभग 4500 केजी स्टेनलेस स्टील इसके अंदर लगा है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया कि भाई ये जो ब्रिज है एक नहर के ऊपर बनाया गया है और
स्टेनलेस स्टील का बनाया गया है। स्टेनलेस स्टील का मतलब होता है जंग रोधी स्टील, यानी इसके ऊपर जंग नहीं लगता। ये जो ब्रिज बना है 3D प्रिंटेड, अभी बताएंगे आपको 3D प्रिंटेड क्या होता है। ये 12 मीटर लंबा है और लगभग 4500 kg स्टेनलेस स्टील इसमें यूज हुआ है। हाँ, ये बनाया गया कहाँ है, एम्स्टर्डम में, और ये कहाँ है, नीदरलैंड के अंदर बनाया गया है। एम्स्टर्डम नीदरलैंड के अंदर दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज। हाँ, यहां पर एक शब्द आया 3D। देखो 3 शब्द होते हैं, एक तो होता है 1D, एक होता है 2D, एक होता है 3D। यहां D का मतलब होता है डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है विमा का मतलब है, आप देखो मैं 3 शब्द आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो एक शब्द तो है लंबाई। लंबाई का मतलब है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ये सारी चीजें। ये सब याद रखना एक विमीय होती है, ये सब एक विमीय है। एक जैसे राशि है क्षेत्रफल का जैसे अमूमन सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो इसमें एक एक विमा वाली 2 राशियां काम आई है, इसलिए ये कैसी है, ये द्विविमीय है। और एक शब्द होता है जैसे आयतन का नॉर्मल सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसका मतलब देखो ये आयतन त्रिविमीय है। तो ये वैसे एक भौतिक विज्ञान का शब्द है। डी का मतलब डायमेंशन, और ये 3D है ना, आप इतना ही समझ लो, ये एक प्रिंटिंग निर्माण से संबंधित एक तकनीक है। 3D एक तकनीक का निर्माण, यानी प्रिंटिंग निर्माण से संबंधित एक तकनीक है। और इस तकनीक में यहाँ कई बार प्रश्न आता है डी का अर्थ क्या होता है। डी का मतलब होता है डायमेंशन, यानी विमा। 1D का मतलब एक विमीय, 2D का मतलब द्विविमीय, और 3D का मतलब होता है त्रिविमीय। तो यहाँ 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज, यानी 3D देखो नाम है 3D प्रिंटेड का मतलब ये 3D है ना, ये प्रिंटिंग से संबंधित एक तकनीक है। प्रिंटिंग से संबंधित एक तकनीक है। और ये कहाँ खोला गया है, ये एम्स्टर्डम नीदरलैंड के अंदर खोला गया है। हाँ, इसी प्रश्न में देखो आपको कुछ महत्वपूर्ण अन्य चीजें बताइए। एक शब्द आया है पेरिस। तो ये पेरिस कहाँ पड़ता है, पेरिस आपको पता है फ्रांस के अंदर है। और पेरिस फ्रांस की खास बात क्या बताई है मैंने आपको, पेरिस फ्रांस के, अभी मैंने पीछे बताया था 2024 का जो ओलंपिक खेल होना है वो कहाँ होना है, पेरिस फ्रांस के अंदर होना है। तो ये आपका प्रश्न हो गया 3D प्रिंटेड। आप तो इसको इतना याद रखना, ये कहाँ खोला गया है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड के अंदर खोला गया है। हाँ, इस ब्रिज से संबंधित देखो एक नहर के ऊपर बनाया गया है, उस नहर का नाम है ओडेजिडस एस्टरबर्गुलाल। इस नहर के ऊपर इसका निर्माण किया गया है। चलो यहाँ 2 शब्द, एक शब्द आया है स्टील और एक स्टेनलेस स्टील। मैं आपको दोनों बता देता हूँ। देखो स्टील, ये स्टील एक मिश्र धातु है, इसको मिश्रातु भी आप कह सकते हो। और स्टील बनता कैसे है, स्टील याद रखना मुख्यतः लोहा प्लस कार्बन की एक मिश्र धातु है। और इसके अंदर ध्यान रखना कार्बन कितना मिला होता है, 0.2 से लगभग 2.4% तक कार्बन मिलाया जाता है। कैसे मिलाया जाता है, लोहे को अत्यधिक गर्म किया जाता है और गर्म करके उसमें क्या मिला दिया जाता है, कार्बन मिलाने से स्टील का निर्माण हो जाता है। और एक होता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का मतलब होता है जंगरोधी स्टील। तो ये जंगरोधी स्टील क्या होता है, जंगरोधी स्टील कैसे बनता है, साधारण स्टील तो है ही है, प्लस इसमें साथ में एक क्रोमियम, प्लस इसमें मिलाया जाता है मैंगनीज। ये क्रोमियम तो लगभग 10 से 15% तक मिलाया जाता है, और ये मिलाया जाता है 10, ये 15 से 20, ये मिलाया जाता है 15 से 20%, और इसमें मिलाया जाता है 10। और स्टील साधारण होता है ये, तो इनसे मिलकर बनता है स्टेनलेस स्टील। तो ये जो ब्रिज बना है एम्स्टर्डम के अंदर है, ये याद रखना स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। हाँ, अब देखो अपना अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। अपन देखो जुलाई के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो मैं यहाँ जुलाई से संबंधित कुछ दिवस बता देता हूँ। कारगिल विजय दिवस, अब मैं यहाँ पहले कुछ चीजें बता देता हूँ। कारगिल आपको पता है, कारगिल वर्तमान में कहाँ पड़ता है, कारगिल वर्तमान में लद्दाख यूटी के अंदर पड़ता है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। क्योंकि लद्दाख के अंदर 2 जिले हैं, एक तो है लेह
और दूसरा कौन सा है, दूसरा है कारगिल, ये लद्दाख के अंदर पड़ता है। कारगिल विजय दिवस आपको पता है सन 1999 के अंदर, सन 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल नामक स्थान पर हुआ था। यह युद्ध याद रखना 3 मई 1999 से 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 तक हुआ था। याद रखना ये युद्ध जो है ना 26 जुलाई 1999 को इस युद्ध में भारत की विजय हुई थी। क्योंकि कारगिल युद्ध में 26 जुलाई के दिन भारत की विजय हुई थी, इसलिए याद रखना 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो ये कारगिल युद्ध के अंदर जो भारत की विजय हुई थी इसके उपलक्ष्य मनाया जाता है। ये मई से जुलाई तक युद्ध चला था और इसमें भारत की विजय हुई थी। और याद रखना भारत की विजय, खास बात ध्यान रखना, इस युद्ध से लड़ने के लिए, इस युद्ध में लड़ने के लिए भारत ने एक विशेष, भारत की जो सेना थी उस सेना ने एक विशेष अभियान शुरू किया था, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय ये भारत की सेना का एक अभियान था। इस अभियान के तहत कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने विजय प्राप्त करी थी। हाँ देखो ये अपना प्रश्न तो हो गया। अब यहाँ इसमें 2-3 ऑप्शन और आ रखे हैं। एक आ रखा है 1 जुलाई। 1 जुलाई को देखो, एक तो मनाया जाता है डॉक्टर्स डे, डॉक्टर्स डे। एक चार्टेड अकाउंट डे, सीए डे। 1 जुलाई को 2 दिन मनाए जाते हैं, डॉक्टर्स डे और चार्टेड अकाउंटेड डे यानी सीए डे। 4 जुलाई को मनाया जाता है, ध्यान रखना, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को। क्यों? क्योंकि देखो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका जो है ना, वो अमेरिका ब्रिटेन से क्या हुआ था? आजाद हुआ था। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखना, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। तो इस प्रश्न में देखो ये 3 ऑप्शन और आ रखे हैं, ये मैंने बता दिए है। 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है? डॉक्टर्स डे और चार्टेड अकाउंटेंट डे। 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस है और 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। हाँ, अब इस प्रश्न में देखो अपन बात करते हैं ये युद्ध ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय कब शुरू हुआ था? 1999 के अंदर। याद रखना भारत की सेना द्वारा शुरू किया गया था, ये एक अभियान था। हाँ, इस युद्ध के समय देखो मैं आपको बता देता हूं भारत में प्रधानमंत्री कौन थे। इस युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे और उस टाइम सेना के प्रमुख कौन थे? जनरल वेद प्रकाश मलिक, याद रखना। और उस टाइम भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये भी आप याद रख लेना, राष्ट्रपति थे KR नारायण। उस समय भारत के ये राष्ट्रपति थे। हाँ, पाकिस्तान के उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? पाकिस्तान के उस टाइम प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ उस टाइम प्रधानमंत्री थे। और सेना प्रमुख कौन थे? जनरल परवेज मुशर्रफ है। जनरल परवेज मुशर्रफ है पाकिस्तान की सेना के उस टाइम क्या थे? सेना के प्रमुख थे। जनरल परवेज मुशर्रफ सेना प्रमुख थे। ये मैंने आपको इस युद्ध के समय कौन कौन भारत में राष्ट्रपति, कौन सेना प्रमुख, कौन प्रधानमंत्री, ये आपको मैंने बता दिया है। तो अपना जो क्वेश्चन है ये हो गया कि भाई कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। और इस प्रश्न के अंदर अन्य कई महत्वपूर्ण चीजें और आई थी, वो भी मैंने आपको यहाँ बता दी। अब मैं आपको जुलाई माह से संबंधित कुछ अन्य दिवस आपको बताता हूँ। जैसे देखो एक है विश्व मस्तिष्क दिवस। विश्व यानी वर्ल्ड ब्रेन डे, ये मनाया जाता है, याद रखना, 22 जुलाई को। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। जुलाई माह के कुछ दिवस है, विश्व मस्तिष्क दिवस हो गया 22 जुलाई। हाँ, कारगिल विजय दिवस अभी मैंने आपको बताया है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है
26 जुलाई को, क्योंकि 26 जुलाई 1999 कोई भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना पर विजय प्राप्त करी थी। हाँ, ये 2 डे इंपॉर्टेंट देखो, विश्व हेपेटाइटिस डे और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, ये दोनों मनाए जाते हैं, ध्यान रखना। 28 जुलाई को 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। विश्व हेपेटाइटिस डे है ना, ये ध्यान रखना, डॉक्टर बारूक ब्लूमबर्ग, विश्व हेपेटाइटिस डे इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर बारूक ब्लूमबर्ग, इनके जन्म दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सर्वप्रथम हेपेटाइटिस जो वायरस है, हेपेटाइटिस बी के टीके की खोज करी थी। इसलिए इनके जन्म दिवस पर 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। याद रखना, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, यानी हेपेटाइटिस बी का टीका किसने खोजा था, डॉक्टर बारूक ब्लूमबर्ग। हाँ, एक अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह मनाया जाता है 29 जुलाई को, 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। और मानव तस्करी निषेध दिवस, मानव तस्करी निषेध दिवस मनाया जाता है 30 जुलाई को। तो ये जुलाई माह के कुछ प्रमुख दिवस देखो, 1 जुलाई डॉक्टर्स डे और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे, इसके अलावा 4 जुलाई अमेरिका स्वतंत्रता दिवस है, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस है, 22 जुलाई वर्ल्ड ब्रेन डे, इसके अलावा आपने 26 जुलाई कारगिल दिवस है, इसके अलावा 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस है और प्रकृति संरक्षण दिवस है, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और 30 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी निषेध दिवस। ये जुलाई माह के कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण दिवस है। और हेपेटाइटिस दिवस जो है ना, ये खास ध्यान रखना, डॉक्टर बारूक ब्लूमबर्ग का जन्म दिवस था, इसलिए उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। डॉक्टर बारूक ब्लूमबर्ग में ही सर्वप्रथम हेपेटाइटिस बी नामक टीके की खोज करी थी। और एक चीज यहां आपने अभी देखा था कि 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है भारत के अंदर डॉक्टर्स डे। प्रश्न आता है, ये डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है? देखो, 1 जुलाई को ही डॉक्टर विधान चंद्र राय, डॉक्टर विधान चंद्र राय, ये विधान चंद्र राय कौन थे? ये डॉक्टर थे। और ध्यान रखना, ये पश्चिम बंगाल के दूसरे सीएम थे। इनका जन्म दिवस और इनकी पुण्यतिथि दोनों ही 1 जुलाई को है और ये डॉक्टर थे। इनकी याद में डॉक्टर्स डे भारत के अंदर मनाया जाता है। तो डॉक्टर्स डे किन की याद में या किन की जयंती पर या किन की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र राय, ये आप ध्यान रखना। चलो, ये अपने जुलाई माह के कुछ दिवस हो गए। अब अपने जो अभी अपन ने पढ़ा है, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और पढ़ लेते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ जुलाई माह से संबंधित कुछ प्रमुख आपको नियुक्तियां बताता हूँ। एक है मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का, यानी एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो इसके प्रमुख कौन बने हैं? याद रखना, एसएन प्रधान। जुलाई माह की कुछ प्रमुख नियुक्तियां देखो, दिवस है, प्रमुख नियुक्तियां हैं, ये अपन हर वीडियो के अंदर 4-4, 5-5 प्रश्न पढ़ेंगे तो अपने को याद हो जाएगा। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का प्रमुख कौन बने गए हैं? एसएन प्रधान। हाँ, अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त, दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त बनाए गए हैं, याद रखना, राकेश अस्थाना। राकेश अस्थाना कौन है? ये ध्यान रखना, वरिष्ठ आईपीएस है भारत के। और इसके साथ कौन सा पद है? ये बीएसएफ के, याद रखना, डीजीपी है, महानिदेशक भी है। तो ये बीएसएफ के डीजीपी है। मैं यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, ये बीएसएफ जो है ना, ये ध्यान रखना, गृह मंत्रालय के अधीन आता है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। जैसे अभी आपने देखो एक क्वेश्चन पढ़ा था, डीआरडीओ किसके अधीन आता है? रक्षा मंत्रालय के। वैसे ये जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन रहे? राकेश अस्थाना। और ये किसके अधीन आता है? गृह मंत्रालय के। हाँ, अगला हमारा प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा
ब्यूरो का महानिदेशक कौन है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक ये है नासिर कमल। नासिर कमल ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक है। और एक हमारा प्रश्न है, कर्नाटक के वर्तमान में नए मुख्यमंत्री, अभी आपको मैंने पीछे प्रश्न बताया था, बासवराज बोम्मई वर्तमान में मुख्य कौन बने? बासवराज बोम्मई ये कर्नाटक के वर्तमान में क्या बन गए? सीएम बन गए। और किसके स्थान पर बने? आपको पता है ये बने हैं BS येदियुरप्पा के स्थान पर। BS येदियुरप्पा के स्थान पर बने। देखो यहां पर एक चीज है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। तो यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो याद रखना वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री है। और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने? नासिर कमल। और इसके मंत्री कौन अभी नए बने गए हैं? नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये जुलाई माह की कुछ प्रमुख नियुक्तियां हैं। NCB के प्रमुख कौन बने हैं? SN प्रधान। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने राकेश अस्थाना जो BSF के DGB है, महानिदेशक भी है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? नासिर कमल। और कर्नाटक के बासवराज बोम्मई। और वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। हाँ, अपन एक चीज और पढ़ते हैं। देखो इसी में प्रमुख तथ्य देखो, एक प्रश्न आया आपके धोलावीरा गुजरात। आपको मैंने अभी पीछे एक प्रश्न में बताया था कि भारत का 39वां यूनेस्को ने शामिल किया है 39वां स्थान या विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर जिसको हम क्या बोलते हैं? 1000 खंभों का मंदिर। और ये रामप्पा मंदिर कौन से स्टेट में पड़ता है? तेलंगाना के अंदर। 39वां विश्व धरोहर स्थल है। याद रखना धोलावीरा जो है ना, ये धोलावीरा भारत का 40वां, ये भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। विश्व धरोहर स्थल है कौन सा? 40वां विश्व धरोहर स्थल है। और इसको अभी यूनेस्को ने, यूनेस्को के बारे में अभी मैंने पीछे पूरा बताया था, यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर स्थल साइट में शामिल किया है। ये धोलावीरा गुजरात में पड़ता है। याद रखना गुजरात के कच्छ जिले के अंदर या कच्छ के रण के अंदर ये धोलावीरा पड़ता है। और ये धोलावीरा खास बात क्या है? ये धोलावीरा भारत का एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। देखो गुजरात के अंदर यदि आपको पूछ लिया जाए एक स्थान और आता है कौन सा? लोथल। लोथल भी गुजरात में ही है, लेकिन धोलावीरा भी गुजरात में है। इसको यूनेस्को ने 40वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है। हाँ, एक क्वेश्चन और आया देखो, ग्रीन सोहेरा वनीकरण अभियान। देखो इस अभियान से पता चल जाता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है वनारोपण को, या मैं कह सकता हूं इसका मुख्य उद्देश्य है वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। सोहेरा याद रखना चेरापूंजी को कहते हैं। चेरापूंजी जो है ना, चेरापूंजी कहाँ पड़ता है? मेघालय के अंदर। और चेरापूंजी मासिनराम तो आपने सुन रखा होगा। चेरापूंजी जो स्थान है ना, ये ध्यान रखना, यहाँ ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा स्थल है। वर्षा का स्थान कौन सा है? चेरापूंजी। और ये कहाँ पड़ता है? मेघालय के अंदर पड़ता है। तो ग्रीन सोहेरा वनीकरण अभियान याद रखना। इस अभियान का जो शुभारंभ है, इस अभियान का शुभारंभ हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया था। कहाँ पर? सोहेरा के अंदर। सोहेरा कह दो या मैं क्या कह सकता हूँ? चेरापूंजी के अंदर। तो ग्रीन सोहेरा वनीकरण अभियान का संबंध किस स्टेट से है? मेघालय से। और खास बात सुनना, ये जो अभियान है ना, इस अभियान का जो पोषण करेंगे, वित्त पोषण करेंगे या इसका जो अभियान को शुरुआत करेंगे, एक तो देखो असम राइफल
और प्लस मेघालय की जो सरकार है, इन दोनों की ये संयुक्त अभियान है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान। साथियों, अपन इस वीडियो के अंदर करंट अफेयर से संबंधित इतने ही प्रश्न पढ़ेंगे और आगे जुलाई माह के करंट अफेयर से अध्ययन करने के लिए जुड़े रहिए PR सर नॉलेज चैनल से।